दोस्तों नमस्कार। मेडुअल हिस्ट्री की क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम वन लाइनर स्टार्ट करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक, अगर गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो क्या आ जाएगा? तो गुलाम वंश का संस्थापक है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा क्या है? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसे लाख बख्श के नाम से जानते हैं? अब लाख बख्श कौन है? तो लाख बख्श है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि ये लाखों का दान दिया करता था इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाता है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा आप देखेंगे ये बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये क्या क्या निर्माण करता है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किया। और क्या किया है? कुतुब मीनार का। और क्या किया है? और दूसरा आप देखेंगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी इसने निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो कुतुब मीनार के निर्माण में 3 लोगों का योगदान है। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक का है, इसने स्टार्ट की रख करा दिया था एक मंजिल बनवा करके ये स्टार्ट कराया। फिर दूसरे नंबर पे आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करेगा? तो ये 4 मंजिल करा देता है। अब इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय में आप देखेंगे इसकी ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको तुड़वा करके ये क्या करेगा? 5 मंजिल का ये बना देगा। इस प्रकार 3 शासकों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछ रहा है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाहौर को राजधानी बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसको राजधानी बनाता है? लाहौर को राजधानी बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है? तो इसकी मृत्यु होती है चौगान खेलते समय। चौगान जिसे आप पोलो समझते हैं, 1210 में ये खेल रहा था तो घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने दिल्ली को बनाया? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में सर्वप्रथम कौन बनाता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बना करके शासन किया है सल्तनत काल में। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके पहले शासक था, वो राजधानी बनाता है लाहौर। लेकिन जब इल्तुतमिश आता है तो अपनी राजधानी कहाँ चेंज कर देगा? वो अपनी राजधानी चेंज करके कर देता है दिल्ली। इसलिए आप देखेंगे दिल्ली का वास्तविक सुल्तान भी कौन हो जाता है? कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। और सल्तनत वंश का वास्तविक सुल्तान भी इल्तुतमिश हो जाता है। क्योंकि सल्तनत काल में राजधानी ओवरऑल देखेंगे तो दिल्ली रहती है, केवल अगर इसको छोड़ दिया जाए किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसीलिए आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान किसको माना जाएगा? इल्तुतमिश को। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली को घोषित किया? तो कौन है? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। इसने सबसे पहले क्या किया? इल्तुतमिश इसने सबसे पहले किया कि दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और दूसरा काम क्या किया? इसने
कौन से सिक्के जारी किए? नियमित सिक्के। नियमित सिक्कों में ये चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल जारी करता है। क्या क्या? चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल। तांबे का जीतल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन निम्नलिखित में कौन इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश ने किसको राजधानी बनाया था? तो इल्तुतमिश की राजधानी थी क्या? दिल्ली। क्या थी? दिल्ली थी। अगला क्वेश्चन इसी पर है। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली बनाया? तो किसने? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन हो जाएगा? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि इसने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बना के शासन करना प्रारंभ किया सल्तनत काल में। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है, गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का। और इल्तुतमिश किसका गुलाम है? इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का गुलाम है। इस प्रकार इल्तुतमिश क्या हो गया? गुलाम का गुलाम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। भारत की प्रथम मध्यकाल की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो मध्यकाल की प्रथम महिला शासिका कौन हो जाएगी? रजिया सुल्ताना। कौन हो जाएगी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो मध्यकाल की प्रथम मुस्लिम शासक हो जाएगी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसके समय में अटैक करता है? तो चंगेज खां इल्तुतमिश के समय में अटैक करेगा। चंगेज खां किसके समय में अटैक करेगा? इल्तुतमिश के समय में। चंगेज खां इल्तुतमिश के समय में अटैक करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था? दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो चंगेज खां के समकालीन था? तो चंगेज खां के समकालीन कौन सा शासक है? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो चंगेज खां के समकालीन है, क्योंकि चंगेज खां के समय में ही एक ख्वारिज्म के शासक का पीछा करते हुए आता है। कहाँ पे? इल्तुतमिश के सीमा में आ रहा था, ये सिंधु नदी तक पहुँचा हुआ था। तो जलालुद्दीन मकबरनी जो था ख्वारिज्म का शासक, उसने क्या किया? इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन चंगेज खां के कहने पर इसने जलालुद्दीन मकबरनी को शरण नहीं दिया और चंगेज खां के आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचा लिया। इस प्रकार आप देखेंगे तो इल्तुतमिश किसके समकालीन हो जा रहा है? इल्तुतमिश हो जा रहा है चंगेज खां के समकालीन। अब मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी पर कब देखे गए? तो मैंने अभी आपको बताया सिंधु नदी पर ये इल्तुतमिश के समय में देखे जाते हैं। और इल्तुतमिश के समय में कौन अटैक करता है? तो इल्तुतमिश के समय में आप देखेंगे अटैक करता है, कौन करेगा? इल्तुतमिश के समय में अटैक करेगा चंगेज खां, जिसका मूल नाम तिमोचिन था। अगला क्वेश्चन क्या है? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो मैंने अभी आपको बता दिया, चंगेज खां का मूल नाम हो जाएगा तिमोचिन। चंगेज खां का मूल नाम क्या है? तिमोचिन। चंगेज खां का मूल नाम है तिमोचिन। अगला क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो ये बीपीएससी का है। इल्तुतमिश ने अपने बिहार में सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। मलिक जानी नामक व्यक्ति को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया था। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो जो इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी बनाया था, इल्तुतमिश ने क्या गठित किया था? तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी क्या था? तो ये 40 तुर्की गुलामों का एक दल था। इल्तुतमिश के बाद यही देखेंगे तो राज्य के शासन में अपना हस्तक्षेप रखता था। इसी ने क्या किया? इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को उसके गद्दी से हटा दिया। तो ये कौन थे? ये तुर्क थे। तो आप कह सकते हैं रजिया को गद्दी से
हटाने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। किसका हाथ था? तुर्कों का। अगला क्वेश्चन देखिए, बलबन का पूरा नाम पूछ रहा है। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है? उसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। रक्त एवं लौ। तो रक्त एवं लौ की नीति कौन अपनाता है? रक्त एवं लौ की नीति अपनाता है बलबन। क्योंकि इसके समय में आप देखेंगे दिल्ली में मेऊद का आक्रमण था, खतरा था, आप कह सकते हैं उनका भय बना रहता था, जो कि क्या करते थे, दिल्ली को लूट करके जंगलों में चले जाते थे। तो उनका इसने क्या किया? उनका इसने खात्मा किया। इसी प्रकार आप देखेंगे बंगाल पे आक्रमण करके वहाँ के शासक को पराजित करता है और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। इस प्रकार आप देखेंगे तो इसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की। तो ये सही है, बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई और सत्ता का क्या किया? केंद्रीकरण किया। सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण किया। किसने? बलबन ने। दूसरा है, उसने उत्तर पश्चिम मंगोल आक्रमण को सुरक्षित करना चाहता था। ये भी सही है, वो उत्तर पश्चिम में मंगोल आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे प्रबंध भी किए थे। कौन? तो बलबन ने किया था। आप देखेंगे वो दिल्ली की पश्चिमी सीमा पे बहुत सारे दुर्गों का भी निर्माण कराता है। बहुत सारे दुर्गों का वो निर्माण कराता है दिल्ली की पश्चिमी सीमा पर। किस लिए? मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो बलबन ने जिल्ले इलाही की भव्य उपाधि, जिल्ले इलाही की भव्य उपाधि जो थी वो धारण की थी। जिल्ले इलाही की। अब पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, जिल्ले इलाही की उपाधि कौन धारण करता है? तो बलबन धारण करता है। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज मनाना स्टार्ट किया? तो बलबन पहला शासक है सल्तनत काल का जो नवरोज त्यौहार, फारसी नवरोज त्यौहार अपनाता है। सिजदा एवं पेबोस की प्रथा भी वहाँ से अपनाता है, क्योंकि अपने को आप कह सकते हैं ईरान के एक पौराणिक शासक अफरासियाज का वंशज बताता है अपने आप को। अफरासियाब का ही वंशज बताता है। ये अपने को गुलाम नहीं कहता था, हालांकि गुलाम था ये, लेकिन गुलाम नहीं कहता था। ये कहता था कि ईरान के जो अर्ध पौराणिक देवता हैं अफरासियाब, उनके हम वंशज हैं। इसलिए उसने क्या किया? नवरोज त्यौहार अपनाना स्टार्ट कर दिया। सिजदा पेबोस ईरानी प्रथा थी उसको स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे फारसी नाम के आधार पर उसने अपने पौत्रों के नाम कैकूबाद और कै खुसरो रखे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो खलीफा का सहायक अपने आप को बलबन कहता है, लेकिन कहाँ पे? तो गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर जो शिलालेख लिखा है, गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवार पे जो शिलालेख लिखा है उस पर अपने आप को क्या अंकित कराता है? ये खलीफा का सहायक। कौन? बलबन। कौन अंकित कराता है? बलबन। चलिए अगला देखते हैं। अब खिलजी वंश में आते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी किसके लिए कह रहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी शरा और शरीयत को नहीं मानता था। वह एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, लेकिन अलाउल मुल्क के कहने पर उसने यह विचार भी त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वह कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है
अलाउद्दीन खिलजी ये क्या था, ये नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन आप कह सकते हैं इसका एक मित्र था अलाउल मुल्क, उसके कहने पर इसने यह विचार त्याग दिया। साथ ही देखेंगे उलेमा लोगों ने भी इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर सानी की उपाधि कौन धारण करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरीके से विश्व विजय करना चाहता था, इसलिए इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में किसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो मंगोलों से लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जफर खां। जफर खां जिसकी मृत्यु हो गई थी। मंगोलों के आक्रमण से अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम जफर खां था, वो लड़ते हुए मारा गया था। अब देखिए, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। अब इसमें पूछा जा रहा है रानी पद्मिनी का पति कौन था? रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी का पति कौन है? तो राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह जो है वो क्या है? रानी पद्मिनी का पति है। अब ये कहाँ से पता चलता है कि ये अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह के साम्राज्य पर, जहाँ से रानी पद्मिनी का उल्लेख मिलता है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत। पद्मावत से ये पता चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के लिए किया। तो ये बिल्कुल सही है। वो जो भी साउथ में अभियान करता है, साउथ में आप देखेंगे तो यहाँ जो भी अभियान करेगा वो धन प्राप्ति के लिए करता है, क्योंकि इनके राज्यों को जीतने के बाद क्या करता है, फिर से इनको वापस कर देता है धन की प्राप्ति के बाद। वो दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता है, तो दूसरा गलत हो गया। पहला सही क्यों हो गया? क्योंकि वो दक्षिण में अटैक करेगा, क्यों? धन प्राप्ति के लिए, ये सही हो जाएगा। दूसरा, वो दक्षिण के राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिर का शासक कौन है? तो आप देखेंगे ये साउथ इंडिया है, देवगिर यही महाराष्ट्र में था। यहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव। तो अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करता है देवगिर पर, तो उस समय वहाँ का शासक कौन रहता है? रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें मिलाना है कि स्थान दिया है, जैसे रणथंभौर सल्तनत काल में मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय आप कह सकते हैं रणथंभौर का शासक कौन रहेगा? तो रणथंभौर का शासक रहता है हमीर देव। हमीर देव। रणथंभौर का शासक हमीर देव हो गया। चित्तौड़ का कौन हो जाएगा? चित्तौड़ का राणा रतन सिंह हो जाएगा। राणा रतन सिंह। देवगिर का शासक अभी मैंने बताया राजा रामचंद्र। देवगिर जो महाराष्ट्र में था, राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र। और अगला है गुजरात। गुजरात का शासक कौन हो जाएगा? तो गुजरात का कर्णदेव। गुजरात का कौन हो जाता है? कर्णदेव। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक थे। तो इनका एक बार रिवीजन फिर से कर लीजिए। रणथंभौर का कौन है? रणथंभौर का है हमीर देव। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। देवगिर का रामचंद्र। गुजरात का कर्णदेव। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था?
अलाउद्दीन ने इनाम के रूप में जो संपत्ति दी गई थी, वक्फ के रूप में जो संपत्ति दी गई थी, जो ज़मीनें दी गई थी, मिल्क के रूप में, मिल्क, इनाम और वक्फ, इसके रूप में जो ज़मीनें दी गई थी करमुक्त, इन सबको क्या किया उसने, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, खालसा भूमि में। तो ये सल्तनत काल का एक शासक था जिसने सर्वाधिक खालसा भूमि विकसित की। तो जितनी भी ज़मीनें लोगों को कर मुक्त दी गई थी किसी विशेष उद्देश्य से, उनको लेकर के क्या किया, सभी को सरकारी भूमि में चेंज कर दिया, जिसे खालसा भूमि कहते हैं। अब इसने देखिए राजस्व जो है वो 50% भी कर दिया था। जो कर था भूमि पर जो लिया जाता है, उत्पादन का जो कर लिया जाता था, उत्पादन शुल्क जो लिया जाता था, जिसको राजस्व बोलते थे, दो शासक, एक अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों लोगों ने क्या कर दिया था, भू राजस्व की मात्रा 50% कर दिया था। इसमें भी अगर अलाउद्दीन को देखें, अलाउद्दीन के दो स्पेशल कर थे, चरी कर, घरी कर, अगर इनको भी जोड़ दिया जाए तो 75% लगभग हो जाता था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, दिल्ली के, ये हो गया है, किस सुल्तान ने ज़मीन के फसल की नपाई की और आधा राजस्व वसूल किया। तो आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने भूमि की माप किसमें की, बिस्वा में, और भू राजस्व बढ़ा के कितना कर दिया, 50%। कितना कर दिया, 50। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अब अलाउद्दीन खिलजी के विषय में विचार करने के लिए कह रहा है। पहला दे रहा है, उसने कृषि ज़मीनों की पैमाइश के बाद मालगुजारी वसूल की। तो ये गलत है। अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था और उसके आसपास के क्षेत्रों में थी। तो अपने पूरे साम्राज्य में ये लागू नहीं करता, केवल दिल्ली के आसपास करेगा। तो ये क्या हो गया, ये सही हो गया। क्या कह रहा है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद मालगुजारी वसूल की। तो ये सही है। तो आप देखेंगे ये व्यवस्था पूरे साम्राज्य में लागू नहीं थी, लेकिन ये पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करके मालगुजारी वसूल करना स्टार्ट किया, इसलिए पहला कथन सही हो गया। तो पहला कथन है क्या, एक बार सुन लीजिए आप, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद मालगुजारी वसूल की। तो पहला शासक है जो कृषि जमीनों की पैमाइश करा रहा है, इसके बाद मालगुजारी वसूल कर रहा है। इस प्रकार सही हो जाएगा। हालांकि जो ये मालगुजारी और पैमाइश की व्यवस्था ये पूरे साम्राज्य में नहीं थी, लेकिन दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लागू किया था उसने। अगला क्या है, उसने लगान व्यवस्था पूरी सल्तनत में लागू किया। तो मैंने अभी बता दिया पूरी सल्तनत में ये व्यवस्था नहीं लागू थी। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार समाप्त कर दिए, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। ये सही है, दिल्ली में मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी लागू करता है, जिसे बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत मूल्य नियंत्रण लागू किया था। किसने लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। वह दिल्ली में अपने आसपास भवन में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देता था। तो ये गलत है, वो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आप कह सकते हैं ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ जो भी कारीगर थे उनको कम वेतन देता था। हाँ, लेकिन ये है कि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इसको क्या किया था, लागू किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, बाजार सुधार किसने लागू किया था। तो बाजार सुधार या मूल्य नियंत्रण प्रणाली कह सकते हैं कौन लागू करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति पहली बार लागू किया। तो मूल्य नियंत्रण पद्धति पहली बार कौन लागू कर रहा है, मूल्य नियंत्रण पद्धति, मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है ये पहली बार लागू कर रहा है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने। तो अभी मैंने बताया बाजार नियंत्रण प्रथा कौन लागू कर रहा है, अलाउद्दीन। अगला क्वेश्चन क्या है,
बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या स्टार्ट किया? तो देखिए, बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी जिससे क्या करता था, मूल्य नियंत्रित करता था, इसमें इसको बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट किया था। कैसे कि जो भी आप कह सकते हैं जो छोटे मोटे किसानों से खरीद करके जो लोग फसलें लेके आते थे, अन्न लेके आते थे, उनसे क्या किया जाता था, उनसे अन्न को, जो भी सामान लेके आते थे उनको खरीद के एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता था और दिल्ली में एक स्थान होता था जो सुल्तान के निर्धारित मूल्य पर ही वो चीज़ों को बेचते थे। तो क्या करते थे, पीडीएस प्रणाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, क्या करती थी, जो सुल्तान निर्धारित कर देता था मूल्य उसी पर ये लोग बेचते थे। दूसरा क्या है, तो अकाल की स्थिति में भी ये लोग क्या करते थे, फ्री में राशन बांटते थे। तो पीडीएस प्रणाली कौन स्टार्ट करता है, अलाउद्दीन खिलजी। चरी कर और घरी कर लगाने वाला सुल्तान कौन है? तो चरी कर और घरी कर कौन लगाता है, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सल्तनत का पहला सुल्तान है जो चरी कर और घरी कर लगाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन और दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच की सीमा। अब ये है भारत, अभी आप देखेंगे इल्तुतमिश के समय सिंधु नदी के आसपास सीमा थी, किसकी, दिल्ली की, और मंगोलिया दिल्ली है ये मंगोल हैं, इनकी सीमा थी सिंधु नदी के आसपास। लेकिन अब आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय ये सीमा कहाँ आके जाती है, ये सीमा आ जाती है रावी नदी के पास। कहाँ पे, रावी नदी के आसपास। तो यही पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों और दिल्ली सल्तनत की सीमा क्या थी, तो रावी नदी बन गई थी। अब अगला क्वेश्चन फिर से मिलान करना है, इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित मैं कर दे रहा हूँ, देवगिर का जो शासक है वो क्या रहेगा, शंकर देव। रामचंद्र रहता है, फिर देखेंगे शंकर देव भी हो जाता है। कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित, तो देखेंगे देवगिर का शासक इसमें शंकर देव दे रहा है। शंकर देव कौन है, रामचंद्र का लड़का है। जब अलाउद्दीन देवगिर पर अटैक करता है तो उस समय रामचंद्र रहता है, इसके बाद उसका लड़का शंकर देव हो जाएगा। होयसल का शासक वीर बल्लाल होता है। होयसल में कौन रहेगा, वीर बल्लाल, वीर बल्लाल। और मदुरा में वीर पांड्या, मदुरा में कौन हो जाता है, वीर पांड, वीर पांड। ठीक है, इसमें एक सुमेलित नहीं है, कौन सा, इसमें दिया है वारंगल का शासक रामचंद्र, जबकि वारंगल का शासक कौन होता है, याद कर लीजिए, वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव था, प्रताप रुद्रदेव। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे तुगलक को। अब चलते हैं तुगलक वंश पे। अलाउद्दीन के निम्न सेनाध्यक्षों में किसने तुगलक वंश की स्थापना की? तुगलक वंश की स्थापना करता है कौन, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। जिसे हम गाजी मलिक भी जानते हैं, गाजी मलिक। तो तुगलक वंश की स्थापना कौन करता है, गयासुद्दीन तुगलक, जो कौन किस नाम से फेमस था, गाजी मलिक। उसने क्या किया, तुगलक वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखिए, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो मैंने अभी आपको बताया गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक है, तुगलक वंश का। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में कौन से शासक को श्रेय दिया जाए? तो सर्वप्रथम नहर जो खुदवाता है वो गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर पूछा जाए बड़े पैमाने पर नहर किसने खुदाई, लगभग 5 बड़ी नहरें खुदाया था, तो कौन हो जाएगा, फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वंश के सुल्तानों ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो आप देखेंगे सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक है? तो 1206 से 1290। इसके बाद आ जाएंगे खिलजी। खिलजी कब तक है? तो खिलजी हैं 1290 से 1320। ये सब एडी है, ईस्वी। इसके बाद तुगलक 1320 से 1414। इसके बाद आ जाएंगे सैयद 1414 से 1451। और इसके बाद आ जाएंगे लोदी 1451 से 1526। इस प्रकार आप देखेंगे तो सर्वाधिक समय तक शासन कौन करता है? तुगलक करते हैं, लगभग 96 साल। कौन करता है? तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, खगोल का, गणित का और आयुर्विज्ञान का माहिर था, तो कौन हो जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर कोही नामक नया विभाग किसने स्टार्ट किया? तो अमीर कोही क्या था? कृषि विभाग था। अमीर कोही क्या था? ये कृषि विभाग था। किसने स्टार्ट किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की, फसल चक्र योजना भी बनाई? तो अभी मैंने बताया कि अमीर कोही जो था, एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना अमीर कोही नाम से की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। और फसल चक्र भी स्टार्ट इसने कराया था, जिससे अधिक से अधिक अन्न को उपजाया जा सके और कर वसूला जा सके। दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो कृषि विभाग से है। किसने स्टार्ट किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ चेंज किया? तो पहले दिल्ली थी, दिल्ली से इसने कहाँ चेंज किया? दौलताबाद में। दौलताबाद, दौलताबाद कहाँ था? महाराष्ट्र में। ये जो देवगिर था उसी को दौलताबाद बोलता था। तो दिल्ली से कहाँ लेके चला गया? देवगिर या दौलताबाद। सुल्तान दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण का आदेश किसने दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन का आदेश दिया था। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आप देखेंगे सल्तनत काल में कौन कर रहा है या तुगलक वंश में कौन कर रहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसने तांबे, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? तांबे तथा कांसे के मिश्रित सिक्के जारी किए, जिसका मूल्य किसके बराबर उसने कर दिया? चांदी के टंके के बराबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन यात्री लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का निवासी था। मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है। किसके शासनकाल में आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? इसने लिखी है, पुस्तक का नाम इसके है रेहला। रेहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो प्रतीक मुद्रा योजना है ये असफल हुई। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे मुद्रा निर्गमन पर इसका नियंत्रण नहीं था, इसीलिए ये असफल हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता
किसके शासनकाल में आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? तभी मैंने आपको बता दिया किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये जो यात्री आया था इब्न बतूता, इब्न बतूता ये एक पुस्तक लिखता है रेहला, रेहला, और रेहला में ही इसने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है सल्तनत काल के। अगला क्वेश्चन देखिए, होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, जो होली के त्यौहार में भाग लेता था वो दिल्ली के प्रथम सुल्तान के रूप में कौन फेमस हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? किसकी मृत्यु पर कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। इतिहासकार बदायूनी किसकी मृत्यु पर कहता है कि सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन कहता है? इतिहासकार बदायूनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने क्या किया? बेरोजगारों को रोजगार दिलाया और इसने एक रोजगार दफ्तर भी खोला था। किसने? फिरोज तुगलक ने। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने, फिरोज तुगलक इसने किया था। अब अगला क्वेश्चन है, दीवान खैरात किसने स्थापित किया? तो दीवान खैरात, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात ये गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था कराता था। कौन? दीवान खैरात, जो इसका एक विभाग था। ये इसकी स्थापना कौन किया था? फिरोज तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन क्या है, किसकी दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सल्तनत काल में किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। ये गुलामों का शौकीन भी था। इसने गुलामों के लिए एक विभाग की स्थापना की थी, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ही वो व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम सल्तनत काल में क्या किया था? लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि यह 300 नए नगरों का निर्माण भी इसने कराया था, जिसमें आप कह सकते हैं फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि नगर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का जो सुल्तान भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए सहायक है या फेमस हुआ, वो कौन था? फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। अब देखेंगे प्रथम बार तो नहरों का निर्माण कौन कराता है? तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन बड़े पैमाने पे नहरों का निर्माण कौन कराएगा? तो फिरोज शाह तुगलक कराएगा, फिरोज शाह तुगलक। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया? तो सबसे अधिक नहर का निर्माण कौन कराएगा? सबसे अधिक नहर, सबसे अधिक नहर का निर्माण कराएगा फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन क्या है, हक ए सर्व या सिंचाई कर? सिंचाई कर जिसको हक के सर्व कहा जाता था, हक के सर्व, ये किसने स्टार्ट किया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया, क्योंकि ये नहरों का निर्माण बड़े पैमाने कराता है और सिंचाई कर भी लगाता है हक के सर्व के नाम से। और ये कितना होता है? 1/10 भाग, पैदावार का 1/10 भाग।
दिल्ली के कुछ सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। अगला क्वेश्चन, फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सर्वप्रथम उपाय किसने किए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर कार्य किया। ये देखेंगे 1200 नए फलों के बाग भी लगाता है और उनकी गुणवत्ता सुधारने का प्रयास करता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लेके आया? तो देखेंगे दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ दो स्तंभ लेख हैं अशोक के। टोपरा से दिल्ली लेके आया और मेरठ से दिल्ली लेके आया। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक जो था टोपरा में था, टोपरा से दिल्ली लेके आया, और मेरठ में था, मेरठ से भी दिल्ली लेके आया। दो स्तंभ लेख थे अशोक कालीन, जिसको अशोक ने निर्मित कराया था, इसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझने की बेहतर क्षमता होगी? तो वो कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। इसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझने की बेहतर सामंजस्य हो सके। इसने कुछ संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। मतलब आप कह सकते हैं या मुसलमानों के और हिंदुओं के ग्रंथों का एक कॉमन लैंग्वेज में अनुवाद कराता था, जिससे दोनों लोग क्या करें, एक दूसरे के ग्रंथों को समझ करके बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सकें। राज्य के खर्च पर हज करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था या ऐसा शासक था जो राज्य के खर्च पर सर्वप्रथम हज की यात्रा किया था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी। ये अगला क्वेश्चन ही है कि दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। एक खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल। दारुल सफ़ा क्या है? एक खैराती अस्पताल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन है? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसी के समय कौन अटैक करता है? इसी के समय तैमूर अटैक करता है। कौन? तैमूर अटैक करता है। और आप देखेंगे इसके समय जो दिल्ली की सत्ता है वो कहाँ से कहाँ तक रह जाती है? तो दिल्ली से पालम तक। दिल्ली से पालम तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर अटैक किया? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इसने क्या किया था? हमला किया था। ठीक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी में। इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित होता है? तो तैमूर के आक्रमण के बाद आप देखेंगे भारत पर सैयद वंश का राज स्थापित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, चलिए अब अगला आ गया, इसमें आप देखेंगे लोधी वंश आ जा रहा है। सैयद वंश के बारे में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें। तो लोधी वंश में क्या है? निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अफगान मूल के थे? तो लोधी वंश के जो शासक थे, लोधी वंश के, ये क्या थे? अफगान मूल के थे। अफगान मूल। सल्तनत काल में देखेंगे अधिकतर तुर्क थे। सैयद वंश
भारतीय माने जाते हैं। और लोदी वंश क्या माना जाता है? लोदी वंश माना जाता है कि ये अफगान मूल के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में, किस युद्ध में? खतौली का युद्ध हुआ था 1518 में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। खतौली का युद्ध 1518। अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर किसने बसाया? तो आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। अगला है आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो सिकंदर लोदी जो था उसने आगरा की स्थापना की और उसे सल्तनत की राजधानी भी बनाया। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो सिकंदर लोदी ने की। अच्छा अगला क्वेश्चन है गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी जो था वो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी, ठीक है। फिर से अगला क्वेश्चन वही है कि आगरा की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने की। अच्छा सिकंदर लोदी ने अन्न के ऊपर कर भी समाप्त किया था। अन्न के ऊपर कर किसने समाप्त किया? तो अन्न के ऊपर कर समाप्त किया था सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें कूट में सेट करना है, मतलब वंश दिया है पहले दूसरे तीसरे पे। तो सबसे पहले गुलाम आ जाएगा, गुलाम के बाद खिलजी आ जाएगा, खिलजी के बाद तुगलक आ जाएगा, तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोदी। ये सल्तनत कालीन वंश हैं। ये सेट करने के लिए आया था, मैंने क्रमवार आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से गुलाम वंश का कौन नहीं था? अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी। तो देखेंगे बलबन जो था, बलबन ये भी गुलाम वंश का शासक है। इल्तुतमिश जो है ये भी गुलाम वंश का शासक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का संस्थापक है। इब्राहिम लोदी जो है ये गुलाम वंश का नहीं है, लोदी वंश का है। इस प्रकार से आप देखेंगे सल्तनत काल के जो राजनैतिक इतिहास है उसको मैंने समाप्त कर दिया।